जब यह लड़का घर आता है वह देखता है कि उसके दरवाजे पर गंदी तरह से स्प्रे पेंट किया हुआ है और उस पर सिर्फ एक नोट लगा है जिस पर लिखा है रूफ टॉप। वह ऊपर जाता है और वहां उसे मिलते हैं कुछ गुंडे जिनकी हिम्मत हुई यहाँ आने की। वे उसके हाई स्कूल के दोस्त को भी अपने साथ घसीट कर लाए थे। उन्होंने उसे इतना बुरी तरह मारा था कि उसे देखकर खाना मुश्किल था। उस गंदी चीज को अब चेहरा कहना भी मुश्किल था। हमारा लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वे खुद को इंसान कैसे कह सकते हैं, लेकिन वे उसकी बहन की मौत का मजाक उड़ाते हैं जो कुछ देर पहले इसी छत से गिरी थी। यह उनकी आखिरी गलती थी। वे हमारे लड़के को मारने के लिए दौड़ते हैं यह सोचकर कि उनकी तादाद उनकी मदद करेगी, लेकिन वे बेवकूफों की तरह चलते हैं। सब एक साथ सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं। ली अजिन सीधा छत पर कूद जाता है एक सुपर हीरो की तरह लैंडिंग करते हुए और सीधा उनके लीडर की तरफ दौड़ता है। उस कमीने को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और तुरंत उसके सर को घुटने से कुचल दिया जाता है। बाकी गुंडे हमारे लड़के की रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे फिर भी इतने बेवकूफ हैं कि दोबारा हमला करते हैं। ली अजिन पहले बेसबॉल बैट के हमले से बच जाता है और उस आदमी को एक पंच से बेहोश कर देता है। उसी पल एक और गुंडा उसे पीछे से पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वह हमले को साफ देख लेता है और उसे रोक देता है। बेसबॉल बैट टूट जाता है गुंडे को हैरान छोड़ते हुए। वह अपनी पैंट गीली कर देता है जब वह देखता है हमारे लड़के की आंखों में वह गुस्सा। फिर ली अजिन बैट का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। गुंडा तुरंत रहम की भीख मांगने लगता है। ली अजिन उसे छोड़ देता है और उन हारने वालों को दफा होने को कहता है। असल बात यह है कि उसने अब अपने दोस्त को बचा लिया था, लेकिन उसे अफसोस है कि तब वह अपनी बहन को नहीं बचा पाया था और अब उसने कसम खाई है कि वह हर वह चीज करेगा ताकि उन कमीनों से बदला ले सके जो उसकी मौत के पीछे थे। 17 साल की कम उम्र में ली अरी ने सबके दिल जीत लिए थे अपने के पॉप के टैलेंट से। वह पूरी इंडस्ट्री में एक सेंसेशन थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इतनी तेजी से मिली कामयाबी ने उतने ही नफरत करने वालों को भी अपनी तरफ खींच लिया जो उसे उतनी ही तेजी से नीचे गिराना चाहते थे। उसके बारे में गंदी अफवाहें कि वह गलत काम और मारपीट में शामिल है सोशल मीडिया पर फैलने लगी और उसकी बढ़ती शोहरत उसके गले का फंदा बन गई। उसकी एजेंसी ने उस पर लगे इल्जामों की वजह से उसे निकाल दिया। उसकी करियर बर्बाद होने पर लड़की बहुत दुखी थी। इतने कम समय में इतना कुछ हो गया था कि उसे सब कुछ संभालने का मौका ही नहीं मिला। बदकिस्मती से यह तो बस शुरुआत थी जो उसका इंतजार कर रही थी। जो आग उसके इर्द गिर्द थी वह अब उसके आसपास के लोगों को भी अपनी लपेट में लेने लगी थी। उसका भाई और माँ उसकी इस बड़ी तबाही के मासूम शिकार बन गए। स्कूल में ली अजिन को हमेशा उसकी बहन की वजह से नीचा दिखाया जाता और तंग किया जाता था। खास तौर पर क्वाक की ताई ही सबसे बड़ा गुंडा था जब बात उसे तंग करने की आती थी। ये कहने की जरूरत नहीं कि ली अजिन उन सबसे नफरत करता था जिन्होंने उसकी बहन पर गलत इल्जाम लगाए थे, ऐसे काम जो उसने कभी किए ही नहीं थे। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की और बुलिंग के खिलाफ लड़ा, अंदर से वह भी अपनी बहन की तरह ही कमजोर था। बेवफाई के खिलाफ, दुनिया की नाइंसाफी और बेरहमी के खिलाफ, समाज की। समय के साथ उसकी बहन और भी ज्यादा परेशान और शकी होती गई। वह सिर्फ खुद को बंद रख सकती थी और सोशल मीडिया पर फैली सारी नफरत को सहती रहती थी। आखिर में उसकी हिम्मत टूट गई। वह अब और नहीं देख सकती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को तकलीफ हो रही है। वह अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर चढ़ गई और उसने वह करने का फैसला किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपनी जान लेने का, मदद करने की बजाय। लोग बिल्डिंग के आसपास जमा हो गए और शुरू कर दिया रिकॉर्ड करना ताकि इस वायरल होने वाले पल को कैप्चर कर सकें। अजिन लाइव स्ट्रीम देखने के बाद घर की तरफ भागा। अपनी बेचैन बहन को बचाने के इरादे से जालिमाना तरीके से ड्रामा देखने वालों ने अजिन का रास्ता रोक दिया। उसे बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया ताकि उसे बिजी रख सकें। अजिन ने उस आदमी को बुरी तरह मारा जो उसका रास्ता रोक रहा था और उसकी तरफ के सारे कैमरास पर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी बहन को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए देखा। उसका शरीर जमीन पर एक डरावनी आवाज के साथ टकराया। इस दर्दनाक हादसे का नजारा वहां खड़े हर उस शख्स के लिए एक तमाशा था जिसके पास कैमरा था, सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार। जबकि यह कुछ लोगों के लिए मनोरंजन था, उसके परिवार के लिए यह हिसाब चुकाने का दिन था। अंतिम संस्कार के बाद उसकी यादगार जगह एक खाली जगह थी जहां सिर्फ उसका दुखी भाई मौजूद था। लोगों का मानना था कि वह मरने के लायक थी, इसलिए उसकी मौत का अफसोस करना बेकार समय बर्बाद करना था। उसकी मौत ने उसके भाई के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। वह खुद से नफरत करता था कि वह उसे बचा नहीं पाया, लेकिन फिर भी समय किसी का इंतजार नहीं करता और 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। स्कूल में वापस क्लासरूम में आरी के बारे में बातें अभी तक खत्म नहीं हुई थीं। भले ही स्टूडेंट्स इस बारे में जोर से बात करने से हिचकिचाते थे, खास तौर पर जब आरी का भाई उनके ठीक पीछे बैठा हो। एक लड़के को अपनी जुबान चलाने में कुछ गलत नहीं लगता। अजान के चेहरे पर वह दुखी भाव नहीं बदलता। वह बस खड़ा होता है और क्लास से चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को भी उसकी यह उदासी थोड़ी चिंताजनक लगती है। जब अजिन कॉरिडोर में चल रहा होता है, उसे वही गुंडे देख लेते हैं जो हमेशा उसकी मरी हुई बहन की वजह से उसे बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वे बोर हो रहे थे और उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। इन कमीनों को मिल गया था एकदम सही खिलौना जिस पर वे पैसे कमा सकें।
इसी बीच आजिन खुले आसमान के नीचे खड़ा है, छत के किनारे के बिल्कुल पास। उसकी थकी हुई आंखें और फीका चेहरा बता रहे थे कि वह अभी तक अपनी बहन की दर्दनाक मौत से उबर नहीं पाया है। उसका दिमाग हर तरह के शक से भरा हुआ है और वह खुद से यह पूछना बंद नहीं कर पा रहा कि वह कैसे और कहाँ नाकाम रहा। शायद अगर वह थोड़ा पहले आ जाता तो क्या वह अपनी बहन को बचा पाता। उसकी दुखी सोच की धार अचानक टूट जाती है जब वही गुंडे एक खाली जूस का डब्बा उसके चेहरे पर मारते हैं। लाल बालों वाला मिंजाए है जो सीन रिकॉर्ड करने आया है, जबकि उसका कमीना दोस्त गिटाए हमारे लड़के को तंग करने के लिए है। असल में गलती हो गई। पिछले वाले सेंटेंस में मैंने कहा था कि उसकी सोच टूट गई थी। मैं गलत था। वह गुंडे उसके लिए बिल्कुल गायब हैं क्योंकि उसका दिमाग अभी भी अपने दुख में डूबा हुआ है। गिटाई व कमीना आगे बढ़ता है और लड़के को थप्पड़ मारता है उसे उकसाने की कोशिश में। यह देखकर कि अजिन 2 बार हमला होने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहा, गुंडा लड़के के चेहरे पर एक और तेज थप्पड़ मारता है। फिर भी वह दर्दनाक थप्पड़ भी अजिन को उसकी सोचों से जगा नहीं पाया। कोई जवाब न मिलने पर गुंडा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद लड़के के पेट में एक पंच मारता है। वह कमीना लगातार अजान के चेहरे पर मुक्के मारता रहता है, उसे एक टूटे हुए पिनाटा की तरह ट्रीट करता है। हमारा लड़का बिना किसी रोक टोक के हर मार सहता रहता है, जैसे उसे चोट लगती ही न हो। उसके जैसा कमजोर आदमी को जीने का या पैदा होने का कोई हक नहीं है। कम से कम आजिन का दुखी दिमाग यही सोचता है। उसी वक्त लाल बालों वाला लड़का उस लड़के की बुरी तरह मारपीट को रिकॉर्ड करता रहता है। एक बार जब उसके पास अच्छी लंबाई का वीडियो हो जाता है तो वह काम बंद करने का फैसला करता है। उसे यकीन है कि बस ये कुछ मिनट की फुटेज वायरल हो सकती है, मतलब आगे मुफ्त के पैसे हैं। गिटाई फिर भी थोड़ा और जारी रखने पर जोर देता है क्योंकि उसे मजा आ रहा था, लेकिन उसका लाल बालों वाला बॉस उसे पीछे हटने का हुक्म देता है, ये कहते हुए कि आजकल के समय में कोई पूरे लंबे वीडियोस नहीं देखता। आखिर जेन जी का ध्यान एक हैमस्टर जितना ही है। लगता है गिटाई के पास अभी के लिए पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हालांकि वह ऐसा हमारे लड़के के पेट में एक बुरी और तेज लात मारने के बाद करता है, जिसकी वजह से वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। इसके साथ वह उस मारे हुए और टूटे हुए लड़के को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी दुखी जिंदगी में डूबा रहे। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिंजे वीडियो को अपनी हायरार्की में किसी बड़े आदमी को भेज रहा है, यह सोचकर कि इस बार उसे बहुत पैसे मिलेंगे। गुंडे भी एक्साइटेड हैं कि वे नए पैसों से क्या करेंगे जो उन्हें मिलने वाले हैं। गिटाई फैसला करता है कि वह सारे पैसे लड़कियों और पार्टी पर खर्च करेगा, लेकिन उसकी अपनी हवस पूरी करने की उम्मीदें टूट जाती हैं। जैसे ही मिंजे उसके सर पर थप्पड़ मारता है, उसका बॉस उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं है अगर वह एक गुंडे की तरह बिहेव करेगा। गिटाई किसी तरह अपनी बढ़ती हुई गुस्से को निगल जाता है और एक बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। सीन फिर एक खूबसूरत लड़की की तरफ जाता है जो कॉरिडोर में चल रही है। सबकी नजरें उसकी भरी छाती और मोटी जांघों पर हैं। वह मिंजे और उसके गुंडों के पास से गुजरती है, छत की तरफ सीढ़ियां चढ़ रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस लड़की को पहली बार देखा है और वह कितनी हॉट है। वे सोच रहे हैं कि वे पहले उसके बारे में कैसे नहीं जानते थे। मिंजी उस मोटे लड़के को, जिसका नाम बैगन भी है, उसके बारे में सब कुछ पता लगाने का काम देता है। वापस हमारे मारे हुए हीरो की तरफ उसका ध्यान तुरंत खींच लिया जाता है उस खूबसूरत लड़की की तेज आवाज से जो उसका नाम पुकार रही है। वह उसके ऊपर खड़ी है, उसकी दुखी हालत से परेशान है। जब वह पूछता है कि वह कौन है, लड़की और गुस्सा हो जाती है। पहचान जरूरी नहीं है, उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि उसने उन्हीं कमीनों के सामने पूरी तरह हार क्यों मान ली जिन्होंने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी यह बात असल में काम आई, उसे जगाने के लिए। फिर हम वापस मिंजे की तरफ आते हैं जो स्कूल के एक अलग कोने में खड़ा है। वह अपने बॉस से सवाल पूछने में बिजी है। पूछ रहा है कि क्या उसे अजिन का वीडियो पसंद आया। जो लाल बालों वाला लड़का सुनने की उम्मीद कर रहा था, उसके बिल्कुल उल्टा उसका बॉस पूरी तरह गुस्से में फट जाता है। किसी को मारते हुए देखना अब एक्साइटिंग नहीं रहा, मतलब ये वीडियो कोई खबर नहीं बनाएगा। मिंजे थोड़े पैसे मांगता है क्योंकि वह कहता है कि उसने वह वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी यह रहम की कहानी उसके उतने ही कमीने बॉस पर काम नहीं करती, जो उससे कहता है कि अगर उसे सच में पैसे कमाने हैं तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करे जो अपलोड करने के लायक हो। अचानक उसकी प्राइवेसी में वह नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की घुस जाती है जिसे हमने पहले देखा था। वह डर जाता है जैसे ही वह उससे पूछती है कि उसने वह वीडियो कितने में बेचा। वह लड़का इतना डर जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता। आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि उसने हमारे लड़के से छत पर क्या बात की थी। जब उसने अजिन पर गुस्सा किया था कि वह खड़ा नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसकी बहन के साथ गलत किया था। लड़का हंसा। उसे यह अजीब लगा कि वह उसकी हालत पर चिंता जता रही थी। वह कहाँ थी जब उसकी बहन के साथ गलत हो रहा था उन्हीं लोगों से जिनके बारे में वह बात कर रही है। अजिन के लिए वह भी उन्हीं में से एक है जो पीछे खड़ी उसकी बहन को तकलीफ में देखती रही। लड़के के गुस्सा होने के बाद एक पल की खामोशी छा गई और लड़की चली गई। भले ही उसे बहुत कुछ कहना था, उसने सब कुछ बताने के लिए सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। बाद में हम उसे अकेला पाते हैं। अजिन की हालत पर सोच विचार करते हुए उसे पूरा यकीन है कि जो ली एरी के साथ हुआ वह जल्द ही उसके भाई के साथ भी होगा। उसने देखा है कि अजिन एक हिम्मत वाला लड़का है, यह देखते हुए कि उसने अपनी बहन की मौत के दिन उन कमीने फिल्म बनाने वालों से कैसे लड़ा था। वह यह कहना चाहती है कि आजिन को इसलिए तंग नहीं किया जा रहा क्योंकि वह कमजोर है,
बल्कि इसलिए क्योंकि कोई जानबूझकर उसके लिए चीजें खराब कर रहा है। उसकी सबसे करीबी शक उस लाल बालों वाले लड़के पर है। उसका पीछा करके उसने सोचा कि वह पता लगा सकती है कि क्या हो रहा है। इसी तरह वह उसे डराने में कामयाब हुई जब वह अपने बॉस से अजिन के लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात कर रहा था। जानबूझकर अपना हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटती है ताकि उसे मानसिक रूप से कमजोर बना सके। यह देखते हुए कि वह कीमत जानना चाहती है, वह उसे जानकारी बेचने को तैयार है। जब उसने पूछा कि इसकी कितनी कीमत है, लड़का 500 बताता है। लड़की अपनी नारी शक्ति का इस्तेमाल करती है ताकि बातचीत में बाजी उसके हाथ में रहे। वह कमीना लाल बालों वाला लड़का एक तेज नजर उसकी छाती पर डालता है और उसकी मोटी जांघों पर भी, और कीमत 50 कर देता है। ये एक जबरदस्त डिस्काउंट था, इसके बदले में कि वह उसे उसकी गांड छूने देती। लेकिन जवाब में लड़की गुंडे के चेहरे पर माइक टाइसन जैसा पंच मारती है, उसे जमीन पर गिरा देते हुए। उसके बेहोश होने पर वह उसका फोन उठाती है और उसके सहयोग के लिए उसे धन्यवाद कहती है। क्लासरूम में गिट्टे देखता है कि मिंजे काफी देर से गायब है और उसके बारे में पूछता है। हमारा कम बजट वाला यंग डोनाल्ड ड्रम श्योर नहीं है कि वह कहाँ गया, लेकिन वह सोचता है कि वह सिगरेट पीने गया होगा। बोर हुआ गिटाई खड़ा होता है और मिंजे के साथ सिगरेट पीने जाने का फैसला करता है। लड़के को बिना इजाजत के जाते देखकर टीचर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बेवकूफ को कोई परवाह नहीं। उसका टीचर उसके लिए बस पीछे की आवाज है। जब वह सीढ़ियां उतरता है, उसे वही भारी भरकम खूबसूरत लड़की मिलती है। गिताए इसे अपने इच्छाओं को पूरा करने का मौका समझता है। उसकी नरम गांड को पकड़कर वह बात शुरू करने की कोशिश करता है, पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन लड़की जानती है कि ऐसे छोटे मोटे कमीनों से कैसे निपटना है। वह उस लड़के को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है, उसे रास्ते से हटा देते हुए। ठीक तभी उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाता है, पूरी तरह हांफते हुए। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना वह अपने बेवकूफ चेले पर चिल्लाता है कि उसे पकड़े। खैर, मौका परस्त गिटाई हुक्म मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका बॉस उस पर चिल्लाए। गिटाई तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले यह साफ कर देता है कि उसे पैसे चाहिए बदले में। जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचता है और अपना गंदा हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ाता है, वह अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करती है। फिसलकर एक गीली नूडल की तरह दूर हो जाती है। उसके रास्ते से हटने पर गुंडा लड़का अपनी ही रफ्तार का शिकार हो जाता है और अपने मुंह के बल गिर जाता है। जख्म पर नमक छिड़कने के लिए लड़की उसकी दुखी हालत पर मजाक उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से पहले से ही बेचैन गुंडा और भी गुस्सा हो जाता है। वह उसे जान से मारने का वादा करता है, एक ऐसी बात जो उसके कानों को सदी का सबसे बड़ा मजाक लगती है। दूसरी तरफ से मिंजे आगे बढ़ता हुआ आता है, यह सोचकर कि वह उसे बिना तैयारी के पकड़ लेगा, लेकिन लड़की तेज है और कूद जाती है बिल्डिंग से खिड़की के रास्ते। मिंजे अपने गुंडे पर गुस्सा हो जाता है कि वह एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया, भले ही उसे खुद उस लड़की ने थप्पड़ मारा था। फिर भी वे दोनों बिल्डिंग से कूद जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह दूसरी तरफ मुड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। वह औरत हवा में से अपनी हयाबूसा निकाल लेती है। गुंडों को इस अचानक हुए बदलाव से बहुत डर लग जाता है। वे तुरंत इधर उधर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। इससे पहले कि वह गर्म टायर उनकी गांड पर जलने का निशान छोड़ दे, वह औरत स्टाइल से ब्रेक लगाती है और उड़ती है। मिंजे का स्मार्टफोन चमकता है, जो अभी भी उसके पास है। मिंजे अपने फोन के बारे में सोच भी नहीं रहा। इस हालत की अजीबोगरीब बात ने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया है। वापस हमारे लड़के की तरफ, वह उसी दुखी चेहरे के साथ कॉरिडोर से गुजर रहा है। उसे उसका टीचर मिलता है। वह बस अपना सर झुकाता है और उसके पास से गुजर जाता है। फिर वहां ये सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, आपस में फुसफुसाते हुए। उन्हें इस बुरी चीज को अपने आसपास रखना ठीक नहीं लगता। काश वह इस स्कूल से ट्रांसफर हो जाता और उन्हें थोड़ी सांस लेने देता, क्योंकि उसकी दुखी मौजूदगी उनका दम घोंट रही है। ये लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि वह अपनी बहन की मौत में भी शामिल था, और यही वजह है कि वह उससे और भी नफरत करते हैं। जैसे ही अजान एक बार फिर अपनी सोचों में डूबने लगता है, उसे अचानक एक इंजन की तेज आवाज से होश आता है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि वही लड़की मोटर बाइक चला रही है। ये खुश मिजाज लड़की उसे भी देखती है और बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे हाथ हिलाती है। थोड़ी देर बाद गुंडों का ट्रियो अपने आम स्मोकिंग स्पॉट पर मिलता है, हिसाब बराबर करने के लिए। मिंजे को अपने पैसे अलग करने में ठीक नहीं लगता और वह गिडाई को कुछ भी देने से हिचकिचाता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए वह उसे 50 रुपए देता है उसकी हाल की सर्विसेज के लिए। पैसों के साथ मिंजी चालाकी से एक छोटा सा तारीफ का इशारा भी करता है। बड़ा लड़का पैसे लेता है और वैसे ही जवाब देता है, भले ही वह खुश नहीं लगता। मिंजे भी उसके चेहरे पर उदासी देख सकता है। मिंजे पूछता है कि क्या कम पैसे प्रॉब्लम है, लेकिन गिटाई मानता नहीं। वह बस नोटों को अपनी जेब में गहरा डाल देता है। मिंजे अच्छी तरह जानता है कि उसका फोन इस छोटे से पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए वह अपने बड़े दोस्त को सख्ती से हुक्म देता है कि उस लड़की को नीचे घसीट कर लाए और फोन वापस ले। गिटाई जानता है कि यह काम उसकी औकात से बाहर है, इसलिए वह नम्रता से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंजे दांव बढ़ा देता है। असली पेमेंट का 20 गुना ज्यादा ऑफर करता है। 20 एक जादुई नंबर है जो तुरंत गिटाई के दिमाग को खुशी से भर देता है।
वह लड़का सच में इस सोच से कांपने लगता है, यार ये अनपढ़ लड़का तो ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकता कि अगर 20 से गुणा किया जाए तो उसकी पेमेंट में कितने जीरो होंगे। उसका मोटा दोस्त दिमाग में हिसाब लगाता है और 10 मिलियन वन पेमेंट बताता है। बस ऐसे ही वह लड़का जो कभी कहता था कि उसे लड़की को पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, अब उसके हाथ पैर बेकार करने और उसे मिंजे के कदमों में गिराने को तैयार है। बिना किसी देर के गिटाए अपने सुअर जैसे दोस्त को अपने साथ लेता है और वे उस बड़े पैसे को कमाने निकल पड़ते हैं। काम के लिए उनका उत्साह देखकर मिंजे खुद पर गर्व करता है और यकीन है कि लड़की को वही मिलेगा जो वह डिजर्व करती है। एक बार फिर सीन हमारे लड़के अजहान पर फोकस करता है। अपनी अकेली राह पर चलते हुए हर किसी को सुनने के बाद उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते और बातें करते हुए वह आखिरकार अपनी बहन से जुड़ पाता है जो बिल्कुल यही सब कुछ सह चुकी थी। तब अफवाहें और बातें इतनी जोर से थीं कि उसकी अपनी आवाज शोर में खो गई थी और कोई सच सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो शायद वह गलत था यह सोचकर कि कोई सुन नहीं रहा था। वह भारी भरकम लड़की शायद उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने नाइंसाफी को देखा। इससे पहले कि वह इस एहसास को और समझ पाए, उसे पीछे से बिगिन थप्पड़ मारता है। गुंडा अपना फोन स्क्रीन दिखाता है और मांगता है लड़की का पता। जाहिर है अजहान उस औरत को पहचानता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह अभी कहाँ है और वह इस बारे में ईमानदार रहता है। लेकिन मोटा लड़का उसकी बात नहीं मानता। उसने साफ देखा था कि वह छत की तरफ जा रही थी, तो यह कहने की जरूरत नहीं कि वह उससे मिली होगी। आजान ठंडी खामोशी में रहता है जबकि बे उसे जवाबों के लिए तंग करता रहता है। फिर भी आजिन का जवाब वही रहता है। ये कमीना फिर दोस्ती करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि गिटाए उससे खुद मिलकर माफी मांगना चाहता है और उसे थोड़ी देर के लिए साथ चलने को कहता है। थोड़ा जबरदस्ती से वह कम बजट वाला डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार बेदिल अजिन को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। थोड़ी देर गुजर जाती है और हम देखते हैं कि मोटा लड़का पूरी तरह गुस्से में है क्योंकि उसका दोस्त पहले ही देर कर रहा है। इसी बीच वह हमारे लड़के को एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन अजिन इस बकवास के लिए बहुत थका हुआ है और उल्टी दिशा में चलने लगता है। बिगिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि गिटाई किसी भी पल यहाँ होगा, लेकिन अजिन उसके जोर देने के बावजूद भी वापस मुड़ने को तैयार नहीं है। इससे वह मोटा आदमी पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और वह अपनी हद पार करने लगता है। अजिन को उसका गुस्सा पसंद नहीं आता और वह उसे खूनी इरादे से घूरता है। बिगिन हालत को समझ नहीं पाता और अजिन के गुस्से को एक धोखा समझता है, यह सोचकर कि वह बस खुद को टफ दिखा रहा है। वह कमीना टूटे हुए लड़के के चेहरे पर थूकने तक चला जाता है इससे पहले कि एक पंच मारने की कोशिश करे। जो आपने सोचा होगा उसके बिल्कुल उल्टा। उस मोटे की जान वही खूबसूरत लड़की बचाती है। उसकी अचानक की रोकटोक उसे चौंका देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वह वही लड़की है जिसे वे ढूंढ रहे थे। यह मासूम दिखने वाली औरत एक जंगली जानवर बन जाती है और मोटे के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह चिल्लाए, वह एक पंच ही बैगिन को धूल चटा देता है। इस बदलाव को देखकर अजिन को यह समझना पड़ता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। सबसे पहले लड़की अपने इरादे साफ करती है। वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वह बस दुख से मिली अकेलेपन की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही है। अजिन चाहता है कि वह बकवास बंद करे और अपना असल मकसद बताए, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाए, एक गंदा कमीना उसे पीछे से निशाना बनाता है। उसकी गर्दन के पीछे एक जबरदस्त मार देता है, जिसकी वजह से उसका खून हर जगह फैल जाता है। वह एक ही मार उसे जमीन पर गिरा देती है, जबकि वह कमीना जिसने यह गंदा हमला किया था गुस्सा होता है कि उसकी कमजोर लकड़ी की छड़ टकराने पर टुकड़े टुकड़े हो गई। यह सिर्फ एक गुंडा नहीं है, यहाँ छोटे मोटे लोगों का पूरा झुंड है। सब यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए हैं। गीताए सबसे आगे है। वह हंस रहा है जैसे लड़की को जमीन पर गिरा देखकर। एक लड़का बैगन को उठने में मदद करता है। उसके दोस्त खुश हैं कि उन्होंने इस लड़की को यहाँ तक फंसाया। बैगन को भी खुशी है कि उसका शक सही निकला। अजिन का इस औरत से कोई रिश्ता है जिसे उन्होंने अभी मारा है। आगे बढ़ते हुए वे उसे अपने छुपने की जगह पर ले जाने का फैसला करते हैं, थोड़ा मजा करने के लिए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमारा लड़का उनके लिए कोई खतरा हो सकता है। शायद उन्हें पता नहीं, लेकिन एक तूफान आने वाला है। अजिन लड़की को जमीन पर देखकर गुस्से से पागल हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन इन बिगड़े हुए हाई स्कूल के बच्चों के लिए बुरी खबर। वह बेवकूफ गिटाए सोचता है कि हमारे लड़के के पास जाना सेफ है और उसके कंधे पर दोस्ती वाला हाथ रखता है और उससे माफी मांगता है जो उसने छत पर उसके साथ किया था। वह कमीना अपना गंदा पैर लड़की की नरम जांघों पर रखता है। वह एक्साइटेड हो रहा है जब उसे उसकी चमड़ी का एहसास होता है, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहा है। गीताए एक अजीब सा सवाल पूछता है, सोचता है कि क्या वह इस लड़की को जानता है। हमारे लड़के का जवाब पहले से ही पता था, एक ऐसा जवाब जो गिटाए को पसंद नहीं आया। जवाब में गिटाए अजिन के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे बेचारे लड़के के फेफड़े गले तक दब जाते हैं। वह एक ही मुक्का हमारे लड़के को जमीन पर झुकाने के लिए काफी था। वह कमीना गिटाए पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक उसे वह जवाब न मिले जो वह चाहता है। अजिन का सब्र टूटने वाला है और उसके चेहरे पर डर वाला भाव सब कुछ कह रहा है। गिटाए को इस लड़के का कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आता और उसे वह घमंडी लुक देने के लिए एक और जबड़ा तोड़ मुक्का मारता है। हमला करने वाला उस पर लातों और मुक्कों से हमला करता रहता है। उसके दोस्त भी सोचते हैं कि गिटाए मारपीट में हद पार कर रहा है।
उन्हें डर है कि लड़का शायद इन मुश्किल कुछ मिनट्स में जिंदा न बचे, लेकिन क्योंकि मोटे ने अजिन को पहले भी बुरी तरह पिटते देखा था, उसे यकीन नहीं कि यह उसे मारने के लिए काफी है। वापस गिटाई पर आते हैं। वह उस टूटे हुए लड़के को कॉलर से पकड़ता है और लड़की के बारे में पूछता है। गिटाई को गुस्सा आता है। हमारा लड़का उसे साफ मना कर देता है और उस औरत से कोई रिश्ता होने से इनकार करता रहता है। उसके इस बेबाक जवाब से उसे एक और चेहरे पर मुक्का मिलता है, इतना जोर का मुक्का कि अजिन लड़की के बिल्कुल पास गिर जाता है। गिटाई फिर अपने चेलों को लड़की को ले जाने और उसका चोरी किया हुआ फोन लेने का हुक्म देता है। जब वह वहां बेजान पड़ी होती है, एक बेवकूफ उसे आलू की बोरी की तरह उठाता है, जबकि दूसरा आखिरकार वह फोन ढूंढ लेता है जिसे वे ढूंढ रहे थे। यह देखकर गिटाई एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि उन्हें बड़ा इनाम मिलने वाला है। मोटा भी मिंजे के वादे किए हुए लाखों के लिए पागल हो रहा है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लड़की को उठाने वाला बताता है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है। यह खबर वहां खड़े सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो माहौल पहले खुशी से भरा था, अब मायूसी में बदल गया है। वे जानते हैं कि अगर वह मर गई तो वे भी मर गए। लड़की को पकड़े हुए लड़का बहुत घबरा जाता है और उसे अपने हाथों से गिरा देता है। बाकी गुंडे भी घबरा रहे हैं, चाहते हैं कि गिटाई कुछ करे वरना उनका अंत निश्चित है। गिटाई को गुस्सा आता है कि वे कितनी बुरी तरह से इस हालत पर रिएक्ट कर रहे हैं। वे कमीने हैं, गैंगस्टर नहीं, सिर्फ शक पर घबरा रहे हैं। गिटे के हिसाब से किसी को एक ही बार में मारना नामुमकिन है। वह सुझाव देता है कि अगर उन्हें कोई शक है तो वे खुद उसे चेक करें। गुंडे मोटे का दिल यह सुनकर तेज धड़कने लगता है और वह उसे चेक करने की जिम्मेदारी लेता है कि क्या वह जिंदा है। लेकिन गीटाए यह पुण्य का काम खुद करना चाहता है, इसलिए वह उस बेचारे मोटे को धक्का देकर हटा देता है। उसकी जैकेट को उसकी छाती से हटाकर वह कमीना उसकी ब्रा के ऊपर से उसके सीने को छूने को तैयार है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है और काफी करीब आता है, लड़की उसके अंगूठे को काटकर जवाब देती है। लेकिन वह काटना गिटे के लिए असली चिंता का कारण नहीं था। यह वह किक थी जो उसने सीधे उसके गुप्त अंगों पर मारी, जिससे उसकी सांस गले में अटक गई। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह दोहरा हो जाता है। उसने अपना हमला बढ़ाया और उस कमीने के गले पर मारा, जिससे वह कुत्ते की तरह रोने लगता है। फिर अपने बॉस के पास जमीन पर गिर जाता है। एक बेवकूफ को अपनी मौजूदा हालत की गंभीरता का एहसास नहीं है और वह इसे उसे हराकर अपना नाम बनाने का मौका समझता है। उसके बाल पकड़ने के बाद वह उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की अगले ब्रूस ली निकलती है। वह निंजा की तरह उसकी पकड़ से निकल जाती है, उस कमीने का गंदा हाथ मोड़ने से पहले। अगर आपको सही याद हो, ये रोने वाला लड़का वही था जिसने पहले उसका सर तोड़ा था, तो वह उम्मीद करती है कि उसे गुस्सा नहीं आएगा जो उसके साथ होने वाला है। कर्मा अपना बदला लेती है और यह लड़की भी। वह उस कमीने का हाथ तोड़ देती है और उसे दर्द के आंसुओं के साथ जमीन पर तड़पते हुए छोड़ देती है। इसी बीच जिसके गुप्त अंगों पर चोट लगी थी, वह भी होश में आ गया है। उसे गुस्सा है कि उसने उसकी पूरी नस्ल खत्म करने की कोशिश की थी। एक नुकीली टूटी हुई लकड़ी की डंडी देखकर वह उसे पकड़ता है और उस पर घुमाता है। नुकीले सिरे को सीधे उसकी तरफ निशाना बनाता है। लड़की डर गई है, साफ वजह से। यह पागल सच में उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शुक्र है आजिन गुंडे के सर पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारता है, उसे बिल्कुल बेहोश कर देता है उस एक ही भयानक वार से। जैसे ही वह गुंडा जमीन पर गिर जाता है, उसके दूसरे गुंडे दोस्त भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 लोगों से निपटना था। उनकी ज्यादा संख्या उन्हें कॉन्फिडेंस देती है और वे हमारे दोनों को गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं। आजिन अब मजाक नहीं कर रहा है। वह पिन खींचता है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है। उन कमीनों को घनी CO2 में दम घोंट देता है। कम दिखने का फायदा उठाते हुए दोनों धुएं से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। लड़की थक चुकी है। उसे यकीन नहीं कि वह अपने टूटे हुए सर के साथ और तेज दौड़ पाएगी। खुशकिस्मती से उसकी गाड़ी बिल्कुल पास ही थी। उसमें बैठने के बाद उसने अजिन को अंदर आने का इशारा किया। इस तरह वे दोनों मिलकर भागने में कामयाब हुए, उसकी चमकदार मर्सिडीज AMG में उस जगह से। आजिन अभी भी इस अचानक हुए मोड़ से हैरान है, सोच रहा है कि क्या उसके पास लाइसेंस भी है। अपना परिचय आसान रखने के लिए वह खुद को साइबर रेकर बताती है, एक ऐसा शब्द जो हमारे लड़के के सर के ऊपर से निकल गया। उसके सर से टूटे हुए नल की तरह खून बह रहा है। वह उसके सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं लगती। फिर भी वह बताती है कि उसके जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री में ड्राइवर्स कहते हैं। आजिन गलत समझता है, यह सोचकर कि वह यहाँ सिर्फ आइडल के परिवार की और जांच पड़ताल करने और उनसे पूछताछ करने आई है ताकि और खबरें मिल सकें। लेकिन लड़की इससे इनकार करती है। आजिन अपनी धमकी साफ कर देता है, अगर उसे किसी तरह पता चला कि वह उसकी बहन की मौत से थोड़ी भी जुड़ी है, तो उसे पता चलने से पहले ही उसके सर में एक और छेद हो जाएगा। यह बहादुर औरत उसे खुलेआम चुनौती देती है कि वह जो चाहे करे, लेकिन उसे पहले उसकी कहानी सुननी होगी। वह उसकी बहन की हालत समझाकर शुरू करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और सुने, हम मिंजे पर आते हैं, जो बेचैनी से अपने गुंडों के लौटने का इंतजार कर रहा है। आखिरकार वे लौट आते हैं। उन्हें देखकर मिंजे जल्दी से कूदता है और वह फोन मांगता है जो उन्हें लाना था।
वह बेवकूफ गिटाए उसे अपने बॉस को देता है, जो उसे लड़के के हाथ से ऐसे छीन लेता है जैसे फोन भागने वाला हो। जब वह अपना फोन चेक करता है, सबसे बुरा जो वह सोच रहा था वह हो गया है। उस लड़की ने वह सारे हमले के वीडियोस चुरा लिए हैं जो वह और उसके गुंडे दोस्त रिकॉर्ड करना पसंद करते थे। हालांकि उसे थोड़ी राहत है कि उसके बॉस ह्यूंग ने इस बीच उससे कांटेक्ट नहीं किया। असली बात पर वापस आते हुए वह अपने गुंडों से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे उन्हें पकड़ना था, जबकि बेगन हकलाता है। गीटे को यह बताने में खुशी नहीं होती कि वह गीली नूडल की तरफ फिसलकर भाग गई। वह औरत ब्रूस ली जैसी थी। उसकी मुक्कों में बहुत ताकत थी और उसने सच में हर उस शख्स को हरा दिया जो उसके सामने खड़ा था, भले ही उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। यह बात सुनकर मिंजे हंसने लगता है। हैरानी नहीं कि ये लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे टूटे हुए पिन्याटा जिन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया हो। बैगन अपने नॉन सीरियस बॉस को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। उस औरत के पास सच में कुछ जबरदस्त मूव्स थे। इस सुअर को गिराने के लिए उसे सिर्फ एक मुक्का लगा तो वह जानता है कि वह औरत खतरनाक है। मिंजय अपनी बुरी हालत पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेता है। एक लड़की उनके स्कूल में कहीं से आ गई, फिर उसने हयाबूसा निकाला, फिर उसने सबको बुरी तरह पीटा। यह सब किसी कोरियन मेलोड्रामा की बिगड़ी हुई कहानी जैसा लगता है, जबकि मिंजय अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा है। उसके गुंडे और जानकारी देते हैं, बताते हैं कि ली अजिन उस लड़की को नहीं जानता लगता है। बैगन भी सोचता है कि यह सच में किसी लो बजट बॉलीवुड फिल्म की फ्लॉप कहानी जैसा लगता है, लेकिन सब कुछ सच है। मिंजय उन पर चिल्लाता है कि उस लड़की की हर तस्वीर या सबूत भेज दें जो उनके पास है। जैसे ही मिंजय सब कुछ अपने बॉस को भेजता है, वह उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे यकीन है कि इस औरत के साथ उन्हें बड़ा फायदा होगा। वापस हमारे दोनों पर आते हैं जो उसकी गाड़ी में सड़क पर जा रहे हैं। लड़की उससे पूछती है कि क्या वह उस नए ट्यूबर को जानता है जिसने उसकी बहन के बारे में गलत चीजें पोस्ट करना शुरू किया था। जानकारी के लिए, न्यू ट्यूबर उनका यूट्यूबर का वर्जन है। खैर, अजिन को कोई आइडिया नहीं कि इस सब के पीछे कौन है। लड़की कहती है कि उसके पास कुछ सबूत हैं। गाइको टीवी नाम का चैनल इसके पीछे है। लगता है अजिन इस चैनल के बारे में नहीं जानता। लड़की हैरान हो जाती है। आखिर ये चैनल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। जो पत्थर के नीचे रहता हो या न्यूट्यूब इस्तेमाल न करता हो, वही इसके बारे में नहीं जानता होगा। खैर, अजिन कहता है कि वह न्यूट्यूब का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिर्फ बिल्ली के वीडियोस देखने के लिए। क्या बात है, मैं कहूंगा। वापस असली बात पर आते हैं। लड़की अपने काम को सबसे आसान तरीके से समझाती है। देखो, कुछ लोग होते हैं जिन्हें साइबर रैकर्स कहते हैं, जो जानबूझकर विवादित कहानियां ढूंढते हैं। अगर उन्हें कोई गर्म खबर नहीं मिलती तो वे इतने नीचे गिर जाते हैं कि मशहूर लोगों के बारे में झूठी कहानियां बना देते हैं, सिर्फ यह विवाद पैदा करने के लिए। उसकी बहन को ही ले लो, वह इन साइबर रैकर्स का एक मासूम शिकार बन गई जो गर्म खबरें ढूंढ रहे थे पैसा कमाने के लिए। इन गंदे ग्रुप्स के साथ ड्राइवर्स नाम के लोग काम करते हैं। ये लोग साइबर रैकर्स की मदद करते हैं बड़े लोगों के खिलाफ जांच करने, उन पर नजर रखने और झूठे सबूत बनाने में। अब अजिन के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। ये ड्राइवर्स उसके स्कूल में घूम रहे हैं झूठी कहानियां और अफवाहें बनाने के लिए। ये वही गंदे लोग हैं जिन्होंने ली एरी के बारे में झूठ फैलाया था। वह उसे ली एरी की बुलिंग के एक नकली शिकार के साथ हुए नकली इंटरव्यू की याद दिलाती है। इस तरह वे झूठी अफवाहें और बातें फैलाते हैं अपने निशाने को बदनाम करने के लिए। यह जानकर कि दुनिया के सबसे गंदे लोग अभी उसके स्कूल में हैं, वह चाहता है कि यह लड़की उन्हें ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चाहता है उन्हें अपने नंगे हाथों से जान से मार देना। फिर हम मिंजे पर आते हैं जो अपने बड़े बॉस जुंगू ह्यूंग से फोन पर बात कर रहा है। उसने लड़की की तस्वीरें उसे भेज दी हैं। बॉस को देखते हैं, वह एक आखिरी लेवल के याकुजा बॉस जैसा लगता है। मिंजे और जानकारी देता है, यह बताते हुए कि वह हाल ही में स्कूल में आई और ली अजिन के पास गई। यह सुनकर बॉस को यकीन है कि अब असली मुश्किल शुरू होने वाली है। इस बार अपने रोने वाले चेलों को हालत संभालने देने के बजाय वह खुद इस औरत से निपटने का फैसला करता है। उसके लिए वह अपने चेले को बड़े साइज की स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करने का हुक्म देता है। मिंजे जल्दी से हाँ में जवाब देता है, अपने बॉस का हुक्म मानने को तैयार। भाई बहुत खुश है यह जानकर कि उसका बॉस खुद आगे बढ़ रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वह औरत अब मर चुकी है। उसके गुंडे भी उसके चेहरे पर वह संतुष्ट बुरी मुस्कुराहट देखकर हैरान रह जाते हैं। वे भी यकीन करते हैं कि मिंजे को बहुत बड़ा फायदा हो रहा होगा, तभी वह ऐसे खुशी मना रहा है। एक सुनसान जगह पर अजिन और वह लड़की एक हवेली में पहुंचते हैं। लड़की अंदर चली जाती है, जबकि हमारा लड़का भी उसके पीछे जाता है। हालांकि उसे किसी और की निजी जगह में सीधे घुसने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर लड़की पूरे दिल से उसे अपने घर में स्वागत करती है, चाहती है कि वह आराम से रहे। उस जगह की शान देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा और अपनी हालत पर दोबारा सोचेगा। और हमारा लड़का भी अलग नहीं है। लड़की बहुत थक चुकी है और बेजान होकर काउच पर लेट जाती है और रहती थे अपने शरीर को आराम देने के लिए। अजिन को अचानक कुछ दिलचस्प दिखता है। 3 लोगों की एक खुश परिवार की तस्वीर है जिसमें यह लड़की भी है। इसका साफ मतलब है कि तस्वीर में वह और उसका परिवार है। जाहिर है लड़का जानना चाहता है कि क्या यह घर उसका है। लड़की हाँ में जवाब देती है, हालांकि वह इसे अपना घर नहीं कहेगी। उसके लिए यह सिर्फ एक बैकअप है, पहाड़ों में छुपा हुआ एक सुरक्षित घर जहां से कोई नजर नहीं रख सकता। यह एक अच्छी छुपने की जगह है। लड़का अभी भी उस एक बार खुश परिवार की तस्वीर को घूर रहा है, जिससे लड़की को लगता है कि वह सिर्फ उसकी प्यारी सूरत से मोहित है। लड़का उसके छेड़ने पर भी चुप रहता है, जिससे उसे गुस्सा आता है।
लड़की को पसंद नहीं आता कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है और बड़े जैसा बन रहा है जबकि वह यहाँ बड़ी है। गुस्से में वह उसका गला दबाने लगती है, उसे दिखाना चाहती है कि कौन बॉस है। भाई उसकी बकवास से तंग आ गया है और उसे जोर से दूर खींचता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। जब वह दर्द से तड़पती है, हमारा लड़का गुस्से में फट जाता है। उसे यह पसंद नहीं कि वह भी उन साइबर रैकर्स या ड्राइवर्स में से एक है या जो भी उन्हें कहते हैं। उसके पास एक बड़ी हवेली और एक लग्जरी गाड़ी है जो साफ बताता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी मदद करने के लिए उसे खुद को कोई बड़ा तीर मार समझना चाहिए जो रॉबिन हुड जैसा बन रहा है, क्योंकि ये मिस्टर मिजरी मर्चेंट बनने वाला उस पर बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। वह आखिरकार बॉम्ब फोड़ने का फैसला करती है। उस तस्वीर में उसके माँ बाप, हाँ, वे पहले ही मर चुके हैं। उनकी दुखद मौत का कारण वही है जो उसकी बहन का था। वे भी उन्हीं साइबर रैकर्स के शिकार थे। यह खुलासा लड़के को पूरी तरह से हैरान कर देता है क्योंकि यह वह नहीं था जो वह सुनने की उम्मीद कर रहा था। लड़की वादा करती है कि वह सारी जानकारी धीरे धीरे बताएगी। अभी के लिए वह सुझाव देती है कि वह एक अच्छे गर्म पानी के नहाने से खुद को ताजा कर ले। थोड़ी देर बाद केन कनेकी का यह सस्ता वर्जन गर्म शावर में नहाते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है। वह बीते हुए वक्त की सभी अच्छी यादें याद करने की कोशिश करता है जब वह सिर्फ एक बच्चा था। उस लड़की की फैमिली फोटो के बैकग्राउंड में जो कंपनी का नाम उसने देखा था उससे कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं, लेकिन अजिन उन्हें सही से याद नहीं कर पा रहा है। जितना उसे याद है उसे पता चलता है कि वह उस कंपनी के बेचे हुए फ्राइड डम्पलिंग्स का बहुत बड़ा दीवाना था। वह हमेशा अपनी माँ से जिद करता था कि उसे ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, बहुत अनहेल्थी चीज खाने दे, लेकिन वह हमेशा मना करती थी। एक बार खबर आई थी कि ये डम्पलिंग्स एक्सपायर्ड खाने के बचे हुए हिस्सों से बनाए जाते थे। क्योंकि उसे डम्पलिंग्स की बहुत ज्यादा तलब थी, उसने वादा किया कि वह कुछ हाथ से बने हुए लाएगी। भले ही उसकी छोटी बहन उसके जितनी ही छोटी और प्यारी थी, उसमें अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी थी। वह जानती थी कि उसके भाई को जो पसंद था वह बिल्कुल कचरा था। एक ऐसी बात जिसने हमारे छोटे हीरो को उस वक्त गुस्सा दिला दिया था। उस कंपनी के एक्सपायर्ड चीजें इस्तेमाल करने की खबर हर जगह फैल गई थी। यह घोटाला इतना बढ़ गया कि उस कंपनी के मालिकों ने समाज के दबाव में जीने के बजाय अपनी जान लेना बेहतर समझा, और वह मालिक उस लड़की के माँ बाप थे। थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर लड़की को देखते हैं, बियर पीते हुए और एक अच्छे नहाने के बाद कुछ स्नैक्स के साथ खुद को ताजा करते हुए। हमारा लड़का उसके पास आता है और एक डम्पलिंग उठाकर खाने लगता है। यह देखकर कि उसने बिना इजाजत मांगे खाना शुरू कर दिया, लड़की सोचती है कि उसे डम्पलिंग्स बहुत पसंद होंगे। खैर, यह सच है और अजिन इसे मानने में हिचकिचाता नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हुए अजिन बेबाकी से मांग करता है कि वह उसे वह जबरदस्त मूव्स सिखाए जो वह जानती है। वह उसकी तरह एक प्रो फाइटर बनना चाहता है और उन कमीनों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके परिवार के साथ गलत किया। लड़की को उसका जज्बा पसंद आता है, लेकिन चाहती है कि वह समझे कि वह इसमें अकेला नहीं है। आखिर उसका भी वही मकसद है, वही मंजिल और वही इरादे, और अब तक उसने भी अपने मकसद हासिल नहीं किए हैं। अजिन को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहती है। लड़की सीधे सीधे कहने का फैसला करती है, ये सिर्फ उसका बदला नहीं है, ये उनका बदला है और वे अब से इसमें साथ रहेंगे। एक बार फिर अजिन को कुछ समझ नहीं आता। उसे नहीं पता कि उनकी पार्टनरशिप कैसे काम करेगी। लड़की उसका ढाल बनने का फैसला करती है, जबकि वह उसका आखिरी हथियार बनेगा। वह चाहती है कि वह उसकी तेज बर्छी बने, जबकि वह ढाल बनकर उन्हें आने वाले तीरों के हमले से बचाएगी। अजिन वह हमला करने वाला होगा जो अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। खैर, अजिन के हिसाब से अगर दुश्मन बंदूक निकालते हैं तो वे खत्म हैं। जाहिर है उसके इस बेवकूफाना जवाब से उसे बहुत हंसी आती है। अजिन अपने छोटे से मजाक के लिए माफी मांगता है। वह मतलब समझता है और इतना बेकार नहीं है। दोनों बेवकूफ पूरी रात ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सच कहूं तो अजिन ने अपनी बहन की दुखद मौत के बाद पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया है। वह यह भी समझता है कि यह लड़की किस हालत से गुजर रही है और उसके इरादे क्या हैं। जो शक उसने पहले उस पर किया था वह अब कम हो गया है। लगभग आधी रात हो चुकी है और हम मिंजे को अभी भी अपने चेलों के साथ अपनी अगले कदम की प्लानिंग करते हुए पाते हैं। वह अपने कमअकल चेलों को उस लड़की को सीधे जुंगू ह्योंग तक फंसाने का काम देता है, लेकिन गिटाई अदरकत रूप से अपनी हिचकिचाहट दिखाता है और मिंजे के आइडिया पर ऐतराज करता है। वह इससे निपटने का एक और आसान तरीका सुझाव देता है। जाहिर है इससे वह अनजान और घमंडी मिंजे गुस्से में आ जाता है। उसे नफरत है कि उसका कुत्ता अपने मालिक को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह अपने चेले को मारकर सजा देने वाला होता है, गिटाई अपने गुस्से वाले बॉस का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है जैसे कोई बड़ी बात न हो। गिटाई साफ कर देता है कि जो मिंजे मांग रहा है वह उसकी औकात से बाहर है और वह कोई हुक्म नहीं मानेगा जब तक उसे उसका पूरा पैसा न मिले। अभी भी गुस्से में वह लाल बालों वाला अपना हाथ छीन लेता है और उसे उसका हक का पैसा देने का वादा करता है। हालांकि उसे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि वह तभी पे कर सकता है जब जुंगू ह्योंग उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करे। खैर, गिटाई अपने बॉस की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पैसा नहीं, काम नहीं, इतना ही आसान है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंजे खुद जुंगू नाम के इस आदमी को फोन कर सकता है।
लेकिन गिटाए एक और सुरक्षित प्लान सुझाव देता है। उन्हें उस लड़की को बाहर निकालने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वे जुंगू ह्यूंग को बुला सकते हैं और उसे उस लड़की से निपटने दे सकते हैं। मिंजे विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि अपने बॉस को तब तक बुलाना गैर जिम्मेदाराना है जब तक उनके पास कोई बहुत मजबूत वजह न हो। गिटाए उस हालत को बनाने का सुझाव देता है। अगर वे अजिन को परेशान करते हैं तो उसे पूरा यकीन है कि वह नीले बालों वाली लड़की उसके पीछे आएगी। ऐसा करके वे जुंगू ह्यूंग और हमारे दोनों को एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं। अगली सुबह होती है और अजिन की नींद एक फोन कॉल से टूट जाती है। न सिर्फ उसकी नींद टूटी, बल्कि वह हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि फोन पर दूसरी तरफ गिटाए है। इससे भी बुरा यह है कि वह कमीना उसकी माँ को परेशान करने वाला है, जो पहले से ही हॉस्पिटल में है, अपनी बात को और साबित करने के लिए। गिटाए उसकी माँ के बेहोश शरीर के पास पीस साइन दिखाते हुए एक तस्वीर भी भेजता है। इससे अजिन का दिमाग घूम जाता है। वे यह भी मांग करते हैं कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ले आए, लेकिन अजिन हद से ज्यादा गुस्से में है और फोन काट देता है। गुस्सा उसके अंदर उबल रहा है। उन साइबर रैकर्स से बदला लेने का उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। वह तेज बर्ची बनने को तैयार है जो साओरी उसे बनाना चाहती थी। वापस हॉस्पिटल में, जबकि मिंजे चिंता में अपने नाखून चबा रहा है। गिटाए भी गुस्से में है क्योंकि अजिन देर से आया है। मिंजे सिर्फ इसलिए चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि अपने बॉस को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन गिटाए अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट है। मोटे को नहीं भूलते हैं। वह यहाँ अकेला समझदार इंसान लगता है, ये समझते हुए कि एक हॉस्पिटल तक आकर किसी को उसकी बीमार माँ के साथ परेशान करना बहुत ही घटिया हरकत है। बिल्कुल उसी पल मिंजे का डरावना बॉस जुंगू वार्ड में पहुंचता है। एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि वह लाल बालों वाला अपना सर झुकाता है, यह यकीन दिलाने के लिए कि वह अपने सीनियर को पूरा सम्मान दे रहा है। लेकिन जुंगू अपने चेले के पास से गुजर जाता है। जब वह आसपास देखता है, इस जगह को समझने की कोशिश करता है। एक पल के लिए उसकी नजर गिटाए पर पड़ती है, जो भी सम्मान में अपना सर झुकाता है। लेकिन वह बड़ा आदमी इस बकवास के लिए यहाँ नहीं है और पूछता है कि वह औरत कहाँ है। वह लाल बालों वाला जल्दी से जवाब देता है, अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि अजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आ रहा है। जुंगू फिर पूछता है कि वे सब जगहों में से यहाँ क्यों हैं। आखिर उन्हें स्कूल में होना चाहिए था, तो उनका यहाँ हॉस्पिटल के वार्ड में खड़े होना कोई मतलब नहीं रखता। वह लाल बालों वाला जवाब देने में हिचकिचाता है। उसे कोई आइडिया नहीं कि इस गड़बड़ को कैसे छुपाए, लेकिन उसे अपनी हालत को सही ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिटाए कहता है कि यह उसका आइडिया था। वह बड़ा आदमी चलता है गिटाए के पास और एक अजीब सा सवाल पूछता है। सोचता है कि क्या उसने यह बेवकूफाना प्लान पैसे के लिए किया। वह गिटाए को बिना किसी चेतावनी के थप्पड़ मारता है, जैसे वह किसी छोटे बच्चे को मार रहा हो। आखिर उसे उस लड़की से स्कूल में मिलना था, यहाँ नहीं। गिटाए अपने बेवकूफाना आइडिया का बचाव करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे बाहर लाने का यह सबसे असरदार और तेज तरीका था। उसकी इस सफाई से उसे एक और थप्पड़ मिलता है, क्योंकि जुंगू को बिल्कुल वही सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह जिस तरह वह जिल्लत भरे थप्पड़ चुभते हैं और वह गिटाए के अहंकार को और भी ज्यादा चुभते हैं। साइड में खड़े दो बेवकूफों को भी कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे ही इशारा मिलता है, हमारा लड़का बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाता है। लड़का कमरे में सबको इग्नोर करता है और बिजली की रफ्तार से अपनी माँ के बेड की तरफ दौड़ता है। यह देखकर कि वह ठीक है, उसे पल भर के लिए राहत महसूस होती है। अपना ध्यान कमरे में गुंडों की तरफ करते हुए वह उन्हें उनके नाटक के लिए सामना करता है। कमरे का बड़ा बॉस भी अपना ध्यान इस हाई स्कूल के लड़के की तरफ करता है। वह काफी खुश लगता है अपनी जिंदगी में पहली बार अजिन से मिलकर। जाहिर है अजिन उलझन में है कि यह बेवकूफ कौन है। जुंगू लड़के के सवाल का जवाब देने में दिलचस्प नहीं है। इसके बजाय वह अपना फोन निकालता है और सियोरी की तस्वीर दिखाता है। चाहता है कि अजिन जवाब दे कि क्या वह इस लड़की को जानता है। अजिन दूसरी तरफ अपनी खुद की जिज्ञासा से लड़ रहा है। न सिर्फ वह इस नए किरदार से अनजान है, बल्कि वह यह भी देखता है कि साइड में खड़े हुए गुंडे मौका ढूंढ रहे हैं, किसी अजीब वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन लड़कों का सियोरी के पीछे पड़ना सिर्फ चीजों को और उलझा देता है। जुंगवू चुप्पी तोड़ता है और पॉइंट करता है कि फोटो वाली लड़की तो हमारे लड़के की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अजन बिल्कुल इस बकवास बात को डिनाई करता है। ये बात युंगू ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमारा लड़का अपनी बात पर और जोर देता है। गिताए, जिसने ये आइडिया दिया था कि वह लड़की अजिन की गर्लफ्रेंड है, अब हमारे लड़के पर चिल्लाता है और बोलता है तू झूठ बोल रहा है। जुंगू फिर से लड़के से पूछता है कि जो तू बोल रहा है वह सच है ना, और हमारा लड़का अपनी बात से नहीं हिलता। लेकिन गिटाए अजिन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता रहता है, ये चेक करने के लिए कि अजिन झूठ बोल रहा है या नहीं। वह हरामी हमारे लड़के को डराने वाली नजर से देखता है और उसकी माँ की धमकी देता है। फिर भी अजिन अपनी जगह से नहीं हिलता। यह देखकर गिटाए और जोर से चिल्लाता है, बोलता है सच बोल वरना जिंदा नहीं बचेगा। अब तक जुंगू को समझ आ गया है कि मामला क्या है। वह गिटाए के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर खींचता है जैसे कोई कुत्ते को पकड़ते हैं। फिर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। एक ही मार से गिटाए के गाल छल्ले बन जाते हैं और नाक से खून निकलने लगता है। जुंगू को यह साफ दिखता है कि गिटाए को हमारे लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं, और यही चीज जुंगू को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उसे झूठ और धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, तो वह अपना गुस्सा निकालता है और एक के बाद एक तेज थप्पड़ मारता है जो दिमाग हिला देने वाले होते हैं। सबके डर से बॉल्स गले में चढ़ जाते हैं।
थप्पड़ तब तक चलते हैं जब तक गिटाई चिल्लाना शुरू नहीं करता कि रुक जा। हैरत की बात है कि मारपीट एक पल के लिए रुक जाती है, गिटाई को सांस लेने का मौका मिलता है और वह पूछता है, मुझे इतना क्यों मार रहे हो? जुंगू उसके बाल छोड़ता है और वजह साफ बोलता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि अजिन ने कहा उसका उस औरत से कोई लेना देना नहीं और इसी वजह से गिटाई को इतनी मार पड़ी। ऑब्वियसली मारा पीटा हुआ बेवकूफ बुली अजिन से बहुत गुस्सा है, सोचता है तूने मुझे इस मुश्किल में डाला। गुस्से में वह मुक्का उठाकर अजिन पर चार्ज करता है, लेकिन जुंगू दोनों के बीच खड़ा है तो वह अपने तेज स्टाइल से साइड हो जाता है गिटाई के हमले से बचने के लिए, और फिर एक सॉलिड जब मारता है जिससे गिटाई जमीन पे दोहरा हो जाता है। अब जब खतरा खत्म होता है जुंगू हमारे लड़के की तरफ मुड़ता है और 1 करोड़ का सवाल पूछता है। यह डराने वाला आदमी अजिन से कहता है, सोच कि तेरी बहन को किसने मारा। यह अचानक सवाल लड़के को अपनी करंट हालत से बाहर सोचने पर मजबूर करता है। वह आदमी फिर से स्की टाई के बाल पकड़ता है और उसको बहुत जोर से पीटना शुरू कर देता है। साथ ही अजिन को सोचने पर मजबूर करता है कि तेरी माँ को हॉस्पिटल में कौन डाला और तेरी बहन की मौत का जिम्मेदार कौन है। यह सख्त सवाल आखिरकार अजिन को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। ली अरी के खिलाफ हर अफवाह और हर झूठी बात जो भी उसने नहीं किया वह सब सिर्फ 2 हरामियों ने बनाया। वह थे गिटाई और मिंजे, लेकिन इन दोनों को जानवर बनाने वाला असली हरामी यह जुंगू था। वह मिंजाई को ली अरी के खिलाफ झूठी सबूत बनाने के पैसे देता था और गिटाई उसका साथी था जो उसमें हिस्सा लेता था। यह दोनों तेरी बहन के खून के बदले खुशी से पैसे लेते थे। आखिरकार जुंगू को इस इंसान साइज के पिनाता को पीट पीट कर थकावट हो जाती है, जबकि हमारा लड़का ज्यादातर चीज समझ चुका होता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है समझना, जुंगू को झूठी वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी और उसने मेरी बहन को ही क्यों टारगेट किया। वह यह सवालों के जवाब के लिए मर रहा है तो अजिन अपना सारा हिम्मत जुटाकर इस हरामी के सामने खड़ा हो जाता है, चाहता है कि वह सब सच उगल दे। एक पल के लिए जुंगू हैरान हो जाता है, फिर यह देखकर मजे लेता है कि यह कमजोर जोकर इतना हिम्मत दिखा रहा है। ज्यादा इमोशनल होने की वजह से लड़के के जज्बात हावी हो जाते हैं और वह हरामी के मुंह पर एक सॉलिड मुक्का मार देता है। लेकिन चाहे कितना तेज मुक्का हो, इस टैंक जैसे आदमी पर कोई असर नहीं होता। अरे भाई को तो मार खाने के बाद भी गुस्सा नहीं आया। उसे अजिन की कोशिश बड़ी प्यारी लगती है और वह उसके गाल पिंच करता है जैसे कोई सीधा साधा बच्चा हो। इतना मॉन्स्टर भी समझता है कि पेशेंट वार्ड में चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो वह फैसला करता है कि इनका हिसाब अगले दिन पक्का। अगली मुलाकात में जुंगू वादा करता है कि तेरी बहन के किलर का नाम बता देगा, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि बेबस लड़का कुछ कर ही नहीं सकता। वह मुड़कर चला जाता है और हमारा लड़का अपने आप से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। जुंगू अपने रेडहेड बंदे को बोलता है कि गिटाई को व्हीलचेयर में डालकर यहाँ से ले जा, तो वह लड़का व्हीलचेयर धकेलने लगता है जिसमें बेहोश गिटाई पड़ा है, फिर दरवाजा बंद करता है। जुंगू वादा करता है कि जब तेरी माँ उठ जाएगी तो सारी जूसी बातें बता देगा। आखिर उसको भी हक है जानने का कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये आखिरी बातें बोलकर अजिन वार्ड में अपनी माँ के साथ अकेला रह जाता है। वैसे बिल्कुल अकेला नहीं, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था उस मोटे के बारे में जो पीछे से हमारे लड़के को डरा देता है। डर के मारे अजिन पलटता है तो सामने ये रोने वाला मोटा दिखता है जो रोने लगा है जैसे कोई बेइज्जती वाली औरत। अजिन इसके आने पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये भी बुली है। वह रोने वाला कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा हंगामा बन जाएगा। अपने आप को समझाने के लिए वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक दिन जब बैगन अपने फैन गर्ल अकाउंट को देख रहा था, मिंजे ने उसको एक तेज थप्पड़ मारकर होश में लाया। पिछले कुछ दिन से जिस लड़की पर वह फिदा था वह थी ली एरी, हमारे लड़के की बहन। वह एक आइडल थी जो अभी स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। रेडहेड को समझ नहीं आ रहा था कि यह गूनर किसी ऐसी लड़की की फोटोज क्यों खींच रहा है जो उसके बस की बात नहीं। असल में मोटा विज गर्ल कल्चर में बहुत गहरा था और एक फैन अकाउंट का हैंडलर था। तो बेसिकली उसका काम था विज गर्ल्स की फोटोज लेना। उसके फैन गर्ल अकाउंट पर अक्सर डीएम आते थे फोटोज के लिए। लोग 1,01,000 तक देने को तैयार थे, लेकिन वह इतना नीचे नहीं गिरा क्योंकि वह सच्चा फैन था। यहीं रेडहेड के दिमाग में एक गंदा प्लान पैदा हुआ। ये पैसा बनाने का मौका था जो मिस नहीं कर सकता था, तो उसने बैगन को धमकी देकर उसका फैन गर्ल अकाउंट छीन लिया। 2 हफ्ते गुजर गए और मिंजी ली अहरी की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने उसका पूरा स्केड्यूल और रोज का रूटीन जान लिया था ताकि कोई मौका मिस न हो। पिछले कुछ दिन कोई ली एरी की फोटो नहीं मांग रहा था क्योंकि पुरानी फोटो सेम टाइप की थी और लोग फ्रेश चीज चाहते थे। इस वजह से बैगन अक्सर अच्छी फोटोज न लाने पर पीट खाता था। एक दिन रेडहेड को कस्टम ऑर्डर आया फोटोज का। बायर 3 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार था अगर फोटोज उसकी पसंद के मुताबिक हुई तो। रेडहेड को ऑफर से लालच तो लगा लेकिन शक भी हुआ क्योंकि उसको सिर्फ 60 सेकंड में डिसाइड करना था। मिंजे और कंफ्यूज हो गया कि कहीं मजाक तो नहीं हो रहा, तो उसने कहा 100% एडवांस पेमेंट दो तभी ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही उसने अकाउंट डिटेल्स भेजे 30 लाख एक बैंक में आ गए। ये देखकर वह पसीना पसीना हो गया। पेमेंट जैसे वादा किया था वैसा होने के बाद मिंजे को 10 दिन तक रोज फोटोज भेजने थे, स्ट्रिक्ट 24 घंटे के डेडलाइन के साथ। मिंजे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। जो हुआ वह सपना लग रहा था। वो पागलपन की खुशी में पागल हो गया, सोचा जैकपॉट लग गया। और सबसे हैरत वाली बात यह थी कि फोटोज लेना बिल्कुल आसान था। सिंपल वर्ड्स में मिंजे को बहुत पैसा मिल रहा था बिना ज्यादा मेहनत किए। तो 9 दिन तो निकल गए आराम से। मिंजे डूली अपने क्लाइंट को फोटोज भेजता रहा जैसे कोई भी थोड़ा अक्ल वाला करता।
बेगन को इस डील पर शक था। आखिर कोई इतने बड़े पैसों के लिए कुछ फोटोज के लिए पागल नहीं होता। लेकिन छोटा सोच वाला मिंजे को कुछ शक नहीं हुआ। वह अपने आप को समझा रहा था कि कुछ हार्मलेस फोटोज लेने में क्या बिगड़ जाएगा। तब चीजें साफ होने लगी। क्लाइंट ने स्पेसिफिक सीन्स मांगने शुरू किए, जैसे लड़की फोटो में स्माइल करे, सिगरेट पकड़े और ऐसी लगे जैसे वह फीमेल डेलिंक्वेंट्स के साथ घूम रही है। ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक डिमांड्स रेडहेड को गुस्सा दिला देती है। आसान काम की आदत पड़ने के बाद ये डिमांड्स थोड़ी ज्यादा लगी उसको। लेकिन अब चॉइस नहीं थी, क्योंकि पैसा ऑलरेडी मिल चुका था। तो उसने एक रैंडम फोटो भेज दी। लेकिन जल्दी ही उसको सच का पता चला। अब वह इस गंध से नहीं निकल सकता था, क्योंकि उसका हर काम क्लाइंट मॉनिटर कर रहा था। क्लाइंट के पास उसकी करंट फोटो थी, पार्क में बैठा हुआ। मिंजे पसीना छोड़ने लगा। समझ गया कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है। इस बेवकूफ ने बैंक डिटेल्स देते ही अपना नाम भी बता दिया था। क्लाइंट को यह भी पता था कि मिंजे इधर उधर देखता फिर रहा है कि कौन उसको देख रहा है। कोई भी हाल में जब मिंजे को एहसास हुआ कि वह ऑलरेडी गंदा काम कर रहा है, तो उसने लास्ट बैच के फोटोज के लिए पैसा बढ़ाने की कोशिश की। वह बोला, अगर एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो प्रॉपर वीडियो भी दूंगा। उसने सोचा स्कूल में उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वह बेचैनी से क्लाइंट के जवाब का वेट कर रहा था कि क्या वह 9 लाख वन एक्सेप्ट करेगा लास्ट बैच के लिए वीडियो के लास्ट बैच ऑफ क्लिक्स के लिए। क्लाइंट ने उसकी लालच पर मजाक उड़ाया और आखिर में मिंजे की उम्मीद से ज्यादा 10 लाख वन भेज दिए। मिंजे अभी शौक से उबर भी नहीं पाया था कि क्लाइंट ने एक और बॉम्ब गिरा दिया। अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो एक और 10 लाख वन मिलेगा। जैसे देख रहे हो, यह धीरे धीरे और जानबूझकर किया गया काम था, जिसने मिंजे को शैतान बनने की राह पर डाल दिया। उसके मोटे दोस्त को भी अब उससे डर लग रहा था। अगला दिन आया जब ली एरी को कुछ लड़कों ने घेर लिया और स्ट्रीट वाली लड़कियों ने। वह उसको हल्के मजाक से छेड़ते हैं और तारीफ करते हैं। आखिर वह आइडल थी किसी वजह से। ये डिलिंक्वेंट लड़कियां जानबूझकर दोस्ताना बिहेव कर रही थी। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, एक लड़की ने ली एरी को टक शॉप ले जाने का प्लान बनाया। उसने उसको पकड़ा और जबरदस्ती खींच कर ले गई। ली एरी कभी स्नैक शॉप नहीं गई थी, तो वह एक्साइटेड हो गई विजिट करने के लिए। यह बात डिलिंक्वेंट लड़की को बहुत हैरान कर देती है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि ली एरी के कोई दोस्त ही नहीं थे। इससे डिलिंक्वेंट लड़की को बहुत अच्छा मौका मिल गया उसके और करीब आने का, और उसने अपना नाम हयुंग बताया। और ऐसे ही उन लड़कियों ने आखिर ली एरी को अपने जाल में फंसा लिया, जो एक अनजान शिकार थी और समझ ही नहीं पाई कि वह किस जाल में फंस रही है। बैगन दूसरी तरफ सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था जो उसके खिलाफ हो रहा था। तब बैगन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस हालत के बारे में क्या सोचे। एक तरफ उसे अपनी पसंदीदा आइडल को करीब से देखने को मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह एक साथी था जो उसके पीछे साजिश कर रहा था। इस वजह से बैगन दो अलग और उलटे जज्बातों के बीच फंस गया था। कुछ दिन गुजर गए और उस लड़की हयंग ने ली एरी को स्कूल की कैंटीन ले जाने का बहाना बनाकर स्कूल की बिल्डिंग के पीछे बुला लिया। जब ली एरी ने पूछा कि वह वहां क्या कर रहे हैं, हयंग ने अपनी चाल अच्छे से चली और अपनी गर्दन पर चोट का निशान दिखाया। उस धोखेबाज ने एक झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि कैसे उसके शराबी बाप ने उसे कल रात मारा था। जब उसने पूरी हालत को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने एक सिगरेट निकाली जो उसके दिमागी तनाव को कम करने के लिए थी, क्योंकि ली एरी उसकी दोस्त है। उसने उसे भी एक सिगरेट दी, चाहती थी कि वह उसका साथ दे। उसने कहा कि अगर वह साथ में सिगरेट पिएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। जाहिर है ली एरी सिगरेट पीने के ख्याल से ही डर गई थी, लेकिन उस चालबाज लड़की ने उसे इतना उलझाया कि ली एरी अपने होश में भी नहीं थी। जब उसने वह सिगरेट पकड़ी तभी दूसरी लड़कियां भी वहां आ गईं, सब उस बेचारी लड़की को और ज्यादा उलझाने के लिए। जब वह लड़कियां ली एरी को घेर कर अपनी चालबाजी और उलझाने वाली बातों से उसे परेशान कर रही थी, वह लाल बालों वाला बदमाश ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और ऐसे मिंजे ने अपनी पहली न्यूज रिपोर्ट वीडियो बनाई। अभी की बात करें तो हमारा लड़का ये कहानी सुनकर हैरान है और वह जानना चाहता है कि वह मोटा आदमी न्यूज रिपोर्ट से क्या कहना चाहता है। वह रोने वाला मोटा आदमी अभी भी बच्चे की तरह रो रहा है और बता रहा है कि जुंगू ने जो तस्वीरें और वीडियोस लेने को कहा था, उस काम को रिपोर्टिंग कहते हैं। आजिन उस कचरे को उसके कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि वह बाकी राज भी बताए। उसी पल सयोरी वहां आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर उस मोटे के गंदे चेहरे पर पड़ती है, वह बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी जगह से पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती है, सिर्फ उस कमीने को जोर से लात मारने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि वह बेहोश हो जाए। जबकि लड़की को उस जबड़ा तोड़ लात से अपना गुस्सा निकालकर बहुत अच्छा लगता है। अजिन का बट जमीन पर गिर जाता है जैसे ही उसे हालत की सच्चाई समझ आती है। वह यह सब जानकर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी माँ और बहन की हालत के पीछे की वजह वह आखिर में टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर वह हरामी उसकी माँ के पीछे पड़े तो वह उसे कैसे बचाएगा। सयोरी आखिर में उसे उसकी घबराहट वाली हालत से बाहर निकालती है, लेकिन अजिन को जो दिमागी झटका लगा है वह सिर्फ एक ही नहीं है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। इस सब का बोझ बहुत ज्यादा है उसके कमजोर दिल के लिए। हॉस्पिटल की पार्किंग में हमारा लड़का सयोरी की जी वैगन के अंदर आराम कर रहा है, जबकि वह फोन पर किसी को अपनी हालत का हाल बता रही है।
सामने वाले को भरोसा दिलाने के बाद कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह उनसे जल्द ही अपने नए दोस्त के साथ मिलने का वादा करती है। ये कहकर वह फोन रख देती है और बेगन की तरफ देखती है। उसे थोड़ा करीब आने का हुक्म देती है। हैरानी की बात नहीं, वह लड़का डर के मारे कांप रहा है, सबसे बुरे की सोचकर। न चाहते हुए भी वह उसके सामने आ जाता है जैसा उसे कहा गया था। सयोरी उसे गौर से देखने लगती है। उसे यकीन नहीं था कि उसकी कहानी पर भरोसा करना सही होगा या नहीं। उसने उस मोटे को धमकी भी दी कि अगर वह झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसके बुरे अंजाम होंगे। मायूस होकर बागन अपनी बात पर अड़ जाता है। उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि सयोरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिलहाल उसकी बातों पर यकीन करने का फैसला किया। वह उससे पूछती है कि उसका अगला प्लान क्या है। वह यह बताने में खुश नहीं था कि उसके दोस्त गिटय को बहुत मारा गया है, तो ये कहने की जरूरत नहीं कि वह लड़का अभी काम का नहीं रहा। और उस हरामी मिंजई का क्या? खैर, वह कुछ नहीं कर सकता, कम से कम गिटय की ताकत के बिना तो नहीं। अब सिर्फ वह ही बचा है और उसे सयोरी से तुरंत सर पर एक तेज मार पड़ती है। वह चाहती है कि वह कमीना उस गंदी हरकत की सजा भुगते जो उसने अपने उतने ही गंदे दोस्तों के साथ की थी। जाहिर है, बेगन छोटी बच्ची की तरह आंसू बहाने लगता है और वादा करता है कि वह जो चाहेगी वह करेगा। वह उससे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन सयोरी साफ करती है कि माफी की हकदार वह नहीं है। वह लड़का है जो जी वैगन में आराम कर रहा है और उसकी बहन को भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही वह जन्नत में हो, उसे भी माफी मिलनी चाहिए। सीन फिर अचानक हॉस्पिटल के वार्ड में बदल जाता है जहां आजिन की मां एडमिट है। हैरानी की बात है, वह आखिर में होश में आ जाती है। सिर्फ 3 हरामियों को अपने बेड के ऊपर खड़े पाती है। यह जुंगू और उसके गुंडे हैं जो उस बेचारी मरीज को डर से मारने के लिए वहां हैं। वह एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जब वह कमीना जुंगू उसे थप्पड़ों से मारने की तैयारी करता है। इसी बीच आजिन दरवाजे के बाहर से सब कुछ होता हुआ देख रहा है। वहां बेचारा खड़ा है। उसकी मरी हुई बहन स्पेक्टर भी अचानक कहीं से आ जाती है। उसे एक गंभीर सवाल से परेशान करती है जो वह खुद से कब से पूछ रहा था। वह कुछ करने की बजाय सिर्फ वहां खड़ा क्यों है? शुक्र है, उसकी पूरी तकलीफ तब खत्म हो जाती है जब उसकी आंखें असली दुनिया में खुल जाती हैं, पूरी तरह से हांफते हुए। सयोरी भी कमरे में है। मजाक में कहती है कि उसे अच्छी नींद आई होगी। आखिर जिस बेड पर वह सो रहा है वह वही मॉडल है जो ड्रेक के टोरंटो वाले घर में है, जबकि लड़की मजाक के मूड में है। आजिन उस पर झपटता है। वह अभी भी उस बुरे सपने से घबराया हुआ है जिसमें उसने अपनी मां को जुंगू से बुरी तरह थप्पड़ खाते देखा था। उसके चेहरे पर पूरा डर छाया हुआ है। वह उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि उसकी मां ठीक है या नहीं। वह पूरी तरह से डर गया है कि जुंगू सच में उसकी मां के पीछे पड़ेगा। वह बेपरवाह लड़की यह सब बर्दाश्त नहीं करती। उसके मुंह से थूक निकलकर उसके चेहरे पर गिरना यह वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसका मुंह बंद करने के लिए वह उसे पीछे धकेल देती है, उसे बेड पर गिरा देती है। सीन को और मजेदार बनाने के लिए वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। उस लड़के को बहुत कमजोर हालत में डाल देती है। वह बस चाहती है कि यह लड़का शांत हो जाए। उसकी माँ जिसके लिए वह इतना परेशान है, उसे पहले ही एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है जहां आने जाने पर सख्त पाबंदी है। सीधी बात में जुंगू और उसके चमचे उसे छू भी नहीं सकते। अब जब अजिन की तुरंत की चिंता खत्म हो गई है, कुछ और है जो उसे बहुत अजीब महसूस करा रहा है। खैर, वह सच में उसके ऊपर बैठी है और उसकी भारी छाती उसके चेहरे के बिल्कुल सामने है, जिसने अजिन को बहुत मुश्किल हालत में डाल दिया है। यह समझकर कि वह कितना बेचैन है, सयोरी इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है और उसे और ज्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। उसके जैसे लड़के के लिए यह बहुत ज्यादा है। आखिरी हद तब पार हो जाती है जब वह अपनी गर्म सांस से उसके कान में गुदगुदी करना शुरू करती है। उसके ग्यूनोमीटर को रेड लाइन कर देती है। लड़का और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे बेड से उठाकर फेंक देता है। सयोरी दूसरी तरफ पूरा मजा ले रही है। उसे एक ऐसी कमजोरी मिल गई है जिसे वह जब चाहे थोड़े मजे के लिए छेड़ सकती है। फिर भी वह समझ जाती है कि वह बेहतर महसूस कर रहा है, जिसे लड़का भी मानता है। वह आखिर में उठती है और खुद भी थोड़ी नींद लेने का फैसला करती है, क्योंकि सूरज निकलने में अभी बहुत टाइम है। उनके उठने के बाद उनकी मौजूदा हालत को पूरी तरह समझाने का वादा करने के बाद वह उसके कमरे की लाइट बंद करती है और बाहर चली जाती है। आजिन वापस नीचे गिर जाता है। भले ही उसने कहा कि वह ठीक है, वह असल में ठीक नहीं है। इस पूरे मामले का बोझ उसके दिमाग को सुन्न कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सच कहूं तो सयोरी को भी पता था कि वह अपने सदमे से बाहर नहीं आया है। वह बस उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी जबकि उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। फिर भी वह तेज तर्रार लड़की उसे अपने शरीर की गर्मी से तसल्ली देने के लिए पूरी तरह तैयार थी अगर उसने पूछा होता। लेकिन यह एक ऐसा मौका था जिसके बारे में उसके जैसा कमजोर लड़का सोच भी नहीं सकता था। एक नया दिन शुरू होता है जब टीचर स्टूडेंट्स के स्कूल छोड़ने पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करता है। इसके अलावा यह अफवाह कि गिटाई का कार एक्सीडेंट हो गया था टीचर को और ज्यादा शक्की बना देती है। वह देखता है कि स्कूल का अनुशासन बिगड़ रहा है और क्लास रेप से कहता है कि वह किसी भी स्टूडेंट की रिपोर्ट करे जो गलत काम करते हुए पकड़ा जाए। सख्त निगरानी के इस ऐलान को सुनकर बेगन को पसीने छूट जाते हैं। मिंजे इस बीच इस हालत को लेकर पूरा शांत है।
जब क्लास खत्म होती है, बेगन अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो वह पूरी तरह से डर जाता है जैसे ही मिंजय उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह बड़ा लड़का थोड़ी बात करना चाहता है, उस बेचारे लड़के को सबसे बुरे की सोच में छोड़कर। सीन फिर सायोरी के शानदार घर में बदल जाता है, जहां वह दोनों नाश्ता कर रहे हैं। खाते खाते सायोरी को अचानक याद आता है कि आज मंडे है, मतलब उन्हें स्कूल में होना चाहिए। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, अजिन की कजिन बनकर टीचर को यकीन दिलाया कि अजिन बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए। उसकी छुट्टी मिलने के बाद सायोरी इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है और अपने जॉनी बॉय को कुछ नया सिखाने का सोचती है। बिल्कुल सही, वह उसे जुंगू जैसे लोगों से लड़ना सिखाएगी, वही कमीना जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अजिन लेकिन पहले ही पूरी तरह से मान चुका है कि वह वाइगर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कुछ भी करे। लड़की उसे तुरंत उसकी पहली बात याद दिलाती है कि कैसे उसने खुद ही उससे कुछ दांव सिखाने को कहा था ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। शुरुआत में वह उसे बुनियादी बातें सिखाने का प्लान करती है, लेकिन सीधे मारपीट शुरू करने से पहले वह उसे कुछ थ्योरी समझाना जरूरी समझती है। पूरी टीचर की तरह बनकर वह उससे एक अचानक सवाल पूछती है, साइबर रैकर्स असल में क्या करते हैं? अजिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है उसे अपने मूड को पूरी तरह बदलते देखकर। ध्यान हटाने वाली बात को एक तरफ रखकर वह जवाब देता है कि साइबर रैकर्स वह लोग होते हैं जो इंटरनेट पर अपने निशाने को जलील करते हैं। फिर भी उसे उनके आखिरी मकसद का बिल्कुल पता नहीं है कि वह इस गंदी हरकत से असल में क्या हासिल करते हैं। उसकी सबसे अच्छी सोच ये है कि वह बस यूट्यूब व्यूज चाहते हैं। इसके अलावा वह शायद कमजोर लोगों को बेवकूफ बनाकर खुश होते हैं। जबकि उसकी टीचर जवाब की तारीफ करती है, वह फिर भी उसे एक अनोखा इनाम देने का फैसला करती है, एक ऊंची लात जो सीधे उसके चेहरे पर निशाना लगाती है। लड़का जल्दी से नीचे झुक जाता है, मुश्किल से अपना चेहरा खून से लथपथ होने से बचाता है। जबकि वह उस अचानक हमले के बारे में शिकायत कर रहा है, सायोरी आमतौर पर उसे याद दिलाती है कि यह उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है। जाहिर है अजिन सोचता है कि इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसे बहस करने का एक पल भी नहीं मिलता। उससे पहले ही वह एक और घुमावदार लात मारती है, जिससे वह फिर से झुककर मुश्किल से बचता है। वह चूक गई, फिक्र मत करो। वह पागल लड़की तीसरी बार उस पर ऐसे झपटी जैसे उसने उसका कर्ज देना हो। इस बार वह गुस्से में मुट्ठी बनाकर सीधा उसकी नाक पर निशाना लगाती है। पंच ठीक उसी जगह लगा जहां लगाना था। बस एक बात थी कि एक डरावना। अजिन ने आखिरी पल में अपने चेहरे पर एक किताब रख दी, वरना उसका दिमाग पूरा हिल जाता। सायोरी आखिर में शांत हो जाती है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार। लड़का जोर से बोलता है कि उसने इस सब के लिए हाँ नहीं की थी, वह तो बस साइबर रैकर्स के बारे में जानना चाहता था। उसकी रोने जैसी बातों से लड़की जोर से हंसने लगती है। ठीक उससे पहले वह उसके चेहरे पर एकदम सही जगह पर पंच मारती है। सीने फिर जल्दी से मिंजू की तरफ बदल जाता है और उसके मोटे दोस्त की थोड़ी बातचीत दिखाता है। बैगन घुटनों पर गिर जाता है, पूरी तरह से इस हालत से तंग आ चुका है। वह बुली की अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है और मिंजे से भी यही करने की भीख मांगता है। बैगन की सच्ची मिन्नत मिंजे को एक मजेदार मजाक लगती है, जो चुपके से उसे पीछे हटने के नतीजे बताता है। फिर भी वह बेचारा भीख मांगता है, अपनी पूरी पॉकेट मनी देने और मिंजे का खास काम करने वाला बनने को भी तैयार है। बस वह ये गंदा काम छोड़ दें। मिंजे को दूसरी तरफ ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। बागन को जिस तरह वह शैतानी नजरों से घूर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि इस मुश्किल से उस बेचारे को आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम फिर अपने लड़के अजिन और उसकी खराब नाक पर वापस आते हैं। उनके इस मुश्किल टैग गेम से सायोरी को एक बात समझ आई है। अजिन के पास सच में निंजा जैसे रिफ्लेक्सेस हैं, लेकिन उसमें पलटकर वार करने की स्किल की बहुत कमी है। अजिन को नहीं लगता कि उसमें स्किल की कमी है, उसे यकीन है कि उसके सिखाने का तरीका ही गलत है। उसकी शिकायतों को इग्नोर करते हुए लड़की उसका ध्यान अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करती है, चाहती है कि वह इन बहुत अच्छे से बनाए गए वीडियो क्लिकबेट्स को देखे, जिन पर लोग क्लिक करने से खुद को मुश्किल से रोक पाते हैं। यही क्लिकबेट अपलोडेड वीडियोस पर बहुत सारे लोग लाता है और ज्यादा ट्रैफिक से उतनी ही ज्यादा एड से कमाई होती है। लाइव स्ट्रीम्स भी बहुत पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है, खासकर जब क्रिएटर्स अपने व्यूअर्स से डोनेशंस और सुपर चैट्स के लिए भीख मांगकर पैसा निकाल सकते हैं। आम समझ कहती है कि यह साइबर रैकर्स सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन सायोरी को लगता है कि कुछ लोग तो बस इसके मजेदार थ्रिल के लिए करते हैं। फिर वह मिंजे की बात करती है, कल से शुरू करते हुए। वह चाहती है कि अजिन उस कमीने की जांच करे और इस दौरान जुंगू के बारे में और सबूत ढूंढे। इसके अलावा वह उसे सख्ती से हुक्म देती है कि स्कूल के बाद फिजिकल ट्रेनिंग मिस न करे, यह बताते हुए कि उसने खास तौर पर उसके लिए एक इंग्लिश टाइक्वांडो जिम चुना है। अगली सुबह क्लास के दौरान अजिन मिंजे को बाज की तरह देख रहा है। वह सच में कांप रहा है, एक बेकाबू गुस्से से उस बुली की तरफ जिसे वह मुश्किल से रोक पा रहा है। वह बेचैन है कि इस कमीने से उसके हर एक गुनाह का इकरार करवाए। इसी बीच सायोरी भी मिंजी की हरकतों पर नजर रख रही है। एक पास की बिल्डिंग से टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके नजर रखते हुए वह साथ ही अपने सीनियर से फोन पर बात भी कर रही है। सीनियर उससे गुस्सा है क्योंकि उसने अजिन के शामिल होने की बात छुपाई थी, लेकिन लड़की कहती है कि उसे बताने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला, यह देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों से कितना मुश्किल सब कुछ चल रहा था। फिर भी यह फोन करने वाला, जिसका नाम मेगा वेल है,
यह नतीजा निकलता है कि जुंगू एक बहुत बड़ी मछली है जिसे उन्हें पकड़ना ही है। यह बात कि यह कमीना अपनी गंदी यूट्यूब करियर शुरू करने से पहले एक असली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर था, उसके अभी के कामों को और भी शकी बनाती है। जब वह अपनी एमएमए करियर में था तो यह आदमी इतना पागल था कि वह अपने ओपोनेंट्स को उनके हार मान लेने के बाद भी मारता रहता था। इस वजह से मेगावेल उसे साफ तौर पर चेतावनी देता है कि युंगू के साथ सीधी फिजिकल लड़ाई से बचे। उसे उस खतरनाक हालत के बारे में थोड़ा और सावधान करने के बाद वह आखिर में फोन रख देता है। सायोरी हमेशा की तरह इस बात को हल्के में लेती है, सोचती है कि वह आदमी बस ज्यादा फिक्र कर रहा है। स्कूल के बाद का सीन और हम मिंजे को एक दीवार से जोर से दबाए हुए पाते हैं। आजिन उससे पूछताछ कर रहा है। हमारा लड़का चाहता है कि वह अपनी बहन की मौत में अपनी शामिल होने की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन मिंजे बस अपना सर नीचे रखता है और अपने होंठ बंद रखता है। ठीक जब अजिन अपना सब्र पूरी तरह खोने वाला होता है, सदी की सबसे बड़ी ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग शुरू होती है। वह कमीना मिंजे बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, रोते हुए मानता है कि उसके गुनाहों के लिए उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। जाहिर है आजिन यहाँ तरस खाने वाली पार्टी में नहीं आया था, उसे पक्के जवाब चाहिए। और ठीक जब अजिन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वह कमीना अपनी एक्टिंग को और बढ़ा देता है। वह आजिन को अपनी जिंदगी खुलेआम दे देता है, कहता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी बहन की मौत का पश्चाताप करने में बिताना चाहता है। आजिन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है, उस कमीने से यह बेकार एक्टिंग बंद करने को कहता है। आखिर वह इस गंदे बुली के एक डरे हुए बच्चे की तरह रोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आजिन अभी के लिए उस गंदे आदमी को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन एक सख्त चेतावनी के साथ। अगर मिंजे ने फिर कभी उसके सामने अपना चेहरा दिखाया तो वह मरा हुआ समझो। मिंजे अपनी बॉलीवुड जैसी एक्टिंग जारी रखता है, घुटनों पर गिरकर लगातार भीख मांगता रहता है। आखिर में आजिन अपना गुस्सा पी जाता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। जब अजिन आखिर में नजर से गायब हो जाता है, हम उस मिंजे को और करीब से देखते हैं जो अभी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा